तो चलिए देखिए हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भाग आज 20 देखेंगे। एक्सरसाइज आपको वही 2C अभी चल रहा है और 2C में क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग 8 से लेकर के 10 तक, ठीक है। टोटल आज 8 से हम लोग लेकर के 10 तक और प्रश्न 8, प्रश्न 9 और प्रश्न 10 किस टाइप पे आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न 8 की हम बात करें तो प्रश्न 8 जो है भागा पे आधारित है और 10 जो है 9 जो है उम्र पे आधारित है और 10 जो है ये संख्याओं पे आधारित है। तो जैसे पहला क्वेश्चन 8 के 1 दिया हुआ है, अगर हम 8 के 1 की बात करें, चलिए क्वेश्चन बड़ा हो गया। अब देखें यहाँ से क्वेश्चन 8 का 1 क्या कह रहा है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या में, यदि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों को जोड़ने से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और शेषफल 7 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो नहीं पता होता है मैथ में, पहले हम उसे दर्शा देते हैं। कहा 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ लिखना होगा माना कि इकाई अंक x है और यहीं पे दहाई अंक हो जाएगा y, और ये दोनों अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या जो हो जाएगा 10y प्लस x। अब आते हैं हम प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों को जोड़ से भाग दिया जाए। अंकों के जोड़ से किसमें? संख्या में। संख्या में अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो पहले हम लोग रफ पेज पर समझ लेते हैं। संख्या में तो संख्या कितना है 10y प्लस x, इसमें किससे भाग दिया जाए? 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए। अंकों के जोड़ से क्या किया जाए? देखिए अंकों के जोड़ से हम भाग दे दिए, अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7, भागफल कितना आता है? और शेषफल 3, शेषफल कितना आ गया? अब भागफल 7 आ गया। तो हम लोग पढ़े थे एक फार्मूला कि सर भाज्य का फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे। यहाँ देखिए भाज्य, बीच वाला भाज्य होता है। भाज्य कितना दिया? 10y प्लस x। भाजक कितना है? x प्लस y। और गुने भागफल कितना है? और प्लस शेषफल कितना है? 3। अब इसे चाहिए तो आप हटा भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, हटा दिए अब। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो 10y प्लस x बराबर, ये गुना करेंगे 7x प्लस 7y प्लस 3, ये दोनों इधर चलाएगा। 10y प्लस x माइनस 7x माइनस 7y बराबर 3। अब 10y में से 7y चल जाएगा, 3y बचेगा, माइनस x में से 7 गया तो 6x, अब बराबर में 3। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब पुनः प्रश्न को पढ़ा जाए। अब पुनः प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को, तो भाई अंकों के उल्टेंगे तो 10x प्लस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अंकों के उलट करके, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और शेषफल 7 हो जाते हैं। मतलब इसको भी उसी प्रकार से भाग देना है, x प्लस y से ही भाग देना है। अंक के खाली उलट देना है तो फिर भागफल कितना बचता है? 3 और शेषफल 7 बच जाते हैं। अंकों के उलट करके अंकों से ही भाग दिया जाए तो भागफल 3 और शेषफल 7 हो जाते हैं। तो फार्मूला वही है, भाज्य कितना हो जाएगा? 10x प्लस y बराबर x प्लस y और गुने 3 और प्लस
7। अब देखिए 10x प्लस वाई, यहाँ गुना किए तो 3x माइनस प्लस ना प्लस 3y और प्लस 7। अब क्या करो, सबके इधर लेके चलाओ। 10x प्लस वाई माइनस 3x माइनस 3y बराबर 7। अब घट जाएगा 10x वाई में से 10x में से x चल गया तो 7x माइनस 2y अब बराबर में समीकरण सेकंड। अब समीकरण को हल करेंगे, लेकिन चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। अब यहां से क्या कह रहा है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर किसी एक विधि से हल कर लेना है ना। तो समीकरण फर्स्ट है -6x पहले कर देते हैं, अब प्लस 3y अब बराबर में समीकरण फर्स्ट। सेकंड है 7x माइनस 2y बराबर समीकरण, चाहे x से y किसी का एक के बराबर कर लो। अगर हम x के बराबर करें, y को बराबर करें तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से 2 से गुना करें तो 6 दूनी 12x प्लस 3 दूनी और 3 दूनी 6। यहाँ 3 से गुना किया तो 7 21x माइनस 6y बराबर 7 21। ये हो जाएगा, कुछ ना होगा तो ऐसे ही कट गया ना। अब 21 में से 12 चल जाएगा तो कितना बचेगा 9। हाँ, और 21 और 6 जुड़ गया तो 27 हो गया। कहने का मतलब x बराबर 27 बटा में आ जाएगा 9 9 तिया, तो x का मान क्या पता लगेगा बाबू 3। अब क्या किया जाए, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देते हैं हम लोग। सर समीकरण फर्स्ट में x बराबर कितना रख दे 3 रखने पर, तो समीकरण मेरा फर्स्ट कितना है बोलिए 3y माइनस 6x अब बराबर में x के जगह पे कितना रखना है हमको 3 रखना है, अब बराबर में कितना है तो 3y अच्छेतिया 18 बराबर 3। अब देखो बाबू 3y है तो 3y बराबर को साइड भेज दें तो 3 उधर चल जाएगा तो प्लस 18, तो 3y बराबर 18 3 21, y बराबर 21 बटा में क्या हो गया 3 7 y का मान 7। अब क्या पूछा गया आपसे संख्या, तो संख्या क्या माने थे, हाँ संख्या माने थे 10y प्लस x, तो 10y का मान 7 और x का मान 3, 10 7 प्लस, तो संख्या कितना पता लग गया 73 पता लग गया। कितना पता लग गया 73। अब जांच भी सकते हैं हम लोग, ठीक है, हो गया क्लियर। तो इस टाइप से भाग पे आधारित प्रश्न पूछा गया था। अब अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न सब इजी है प्लस शब्द पे आधारित है, इसलिए आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन प्रश्न उतना कोई हार्ड है नहीं। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या, जैसा ही 2 अंकों वाली संख्या कहा तुरंत हमें मान लेना है। 2 अंकों वाली संख्या को क्या करना है हमें तुरंत हमें मानना है। दो अंकों वाली संख्या बोला तो क्या किया हम मान लिए पहले। चलिए तुरंत मान लिए हम। कहा 2 अंकों वाली संख्या, तो बोले सर इकाई अंक x दहाई अंक y, तो संख्या 10y प्लस। प्रश्न से कह रहा है एक 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग के 8 गुने से एक अधिक है। अंकों के योग से 8 गुने से कौन 2 अंकों वाली संख्या जो है
अंकों के योग से, अंकों के योग वो x प्लस वाई, अंक तो x वाई है ना, तो अंकों के योग के 8 गुने से 1 अधिक है, ये ना, 8 गुने से 1 क्या है, अधिक है। अब चलो गुना करते हैं, तो सर 10y प्लस x बराबर, यहाँ गुना किए तो 8x प्लस 8y प्लस 1 है ना। अब इधर लेके चला 10y प्लस x माइनस 8x माइनस 8y, अब बराबर में क्या बच गया 1। अब बताओ बाबू, x में से 8 जाएगा तो माइनस 7x, 10y में 60y गया तो प्लस, अब बराबर में समीकरण फर्स्ट। अब फिर प्रश्न से पढ़ना है हमको, ऊपर प्रश्न को पढ़ना है और फिर नीचे लिखना भी है। चलिए अब क्या कह रहा है, और फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से, अंकों के अंतर के कितना गुने से, वही संख्या ही जो है अंकों के अंतर के 13 गुने से कितना अधिक है, 2 अधिक है, 13 गुने से 2, बस और सही कर दिए। अब चलो 10y प्लस x बराबर 13x माइनस 13y, क्योंकि ब्रैकेट के साथ गुना करेंगे, बार बार नहीं बताते, डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं। और प्लस कितना हो गया 2। अब बताओ बाबू, एक तरफ लेकर चलाएं सबको, तो एक तरफ लाएंगे तो माइनस और प्लस 13y बराबर में 2। अब बताइए x में से 13 गया तो माइनस 12x, ये दोनों जुड़ गया तो कितना हो गया 23y बराबर में समीकरण सेकंड हो गया। चलिए अब क्या करना है, तो सर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर देना है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है, -7x प्लस 2y बराबर 1, सेकंड कितना है -12x प्लस 23y बराबर 2। समीकरण इस सेकंड है, समीकरण फर्स्ट है। सबसे पहले तो आपको गुना करना होगा तिरछा तिरछी, तब बराबर होगा। इसमें हम 12 से गुना करते हैं और इसमें हम 7 से। 12 से गुना किए तो कितना हो गया, बरसते 84, अब 12 दूनी 24y बराबर 12, 7 से बरसते 84x, अब प्लस 23 सते 21 के 1 और 7 दूनी 14, 15 16, 161y, अब बराबर 7 दूनी 14। देख लेना कहीं गुना मिस्टेक भी हो सकता है। ये प्लस माइनस माइनस ये तो कट गया बाबू, अब ये घटेगा तो माइनस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, अरे 161 में से 24 घटा दो, ऐसे 60 रहा था 141 होगा, नहीं 137, कितना होगा 137 होगा, -137y बराबर, ये घटेगा तो -2। कहने का मतलब y का मान जो आ गया -2 बटा -137। अब देखिए y का मान बटा में आ गया, तो बोलेंगे सर ये तो कभी संख्या लिखी ही नहीं जा सकती है क्या, अगर ऐसे रहेगा तो इकाई क्या माने हम, ये तो y का मान दहाई आ गया, और दहाई अगर ऐसे हम रखेंगे तो कैलकुलेशन 100% गलत ही आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन कहीं ना कहीं हम मिस किए, और मिस कहाँ किए हैं, हम बनाने के बाद आपको समझा रहे हैं, वहाँ भी हम समझा सकते थे। तो यहाँ क्या कहा गया कि सर 2 अंकों के अंतर, तो 2 अंकों के अंतर कहने का मतलब x माइनस वाई ही खाली होगा, y माइनस एक्स भी हो सकता था। ठीक है, ध्यान रखिए कि अगर कभी अंतर वाले प्रश्न आए तो 2, ये नहीं बोला कि इकाई और दहाई के अंतर, मतलब इकाई और दहाई का अंतर नहीं बोला गया, इसमें बोला सिर्फ 2 अंकों की अंतर बोला गया। तो बोले सर 2 अंकों के अंतर हम x माइनस वाई तो लिखे ही, तो x माइनस वाई पर देखिए नहीं आ रहा है, हो सकता y माइनस एक्स होगा, है ना, y माइनस एक्स भी हो सकता है। अंतर कहने मतलब आगे पीछे हो सकता है, योग में कोई टेंशन नहीं, आगे रखी जाए पीछे आंसर हो जाना है, लेकिन अंतर वाला में फ़र्क हो जाता है। ठीक है, तो केस 1 पर हमसे नहीं बना तो हम अप्लाई केस 2 करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे केस 2, अब केस 2 अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ से हम हटा लेते हैं खाली, बस अब कुछ नहीं करना, इसका अंतर के खाली चेंज कर देते हैं हम। तो अंतर चेंज करेंगे तो y माइनस क्या हो गया
x, तो अब यहाँ से देखिए इधर का पूरा पलट जाएगा। अब गुना करेंगे तो 13y माइनस 13x प्लस 2, यहाँ से पूरे हट जाएगा है ना। अब बोलिए कितना हो जाएगा, तो 10y प्लस x प्लस माइनस 13y प्लस 13x बराबर में कितना 2। तो अब बताइए x में से 13 गया तो प्लस 12x बच गया है ना, प्लस 12x बच गया, और 10y में से 13y गया तो माइनस 3y, अब बराबर में 2। समीकरण सेकंड, यही करना था बाबू, समीकरण सेकंड को चेंज कर देना है, ठीक है। समीकरण सेकंड को क्या करना है, चेंज कर देना है। हो गया क्लियर। अब समीकरण सेकंड हम लिखेंगे बाबू, क्या है समीकरण सेकंड, 12x माइनस 3y बराबर 2। हम बराबर कर दें यहाँ पे, इसमें 3 से गुना कर दो, इसमें तो 7 और 3 दूनी, अब बराबर में यहाँ गुना के दो 12 दूनी 24x माइनस 6y बराबर 4। ये तो कट गया। अब बताइए 4 में से 21 गया तो कितना बच गया, 3x है ना। 24 में से 21 गया तो कितना बचा, 3 बचा, या 21 में से 24 घटाएंगे उससे कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ बच गया 3x। इधर कितना हो गया, 4 और 3 7, x का मान आ गया बार में भी 7/3, ठीक है। देखो कहीं पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखो मिस्टेक है ना, चलने ठीक तो है। तेरे x प्लस 10y में से गया तो 10y में से 3y तो माइनस 3y 12। देखो 12x और x यहाँ 14x होगा ना, है ना। 12x और x यहाँ देखो गलती कर दी हम लोग, 14x होगा। क्वेश्चन ही ज़्यादा गलती हो गया कैलकुलेशन, इसलिए जोड़ते समय हमेशा ध्यान दिल करो। 14x हो गया। अब यहाँ भी हमको 14 करना होगा, तो कहूँ ना ज़्यादा गलत हुआ है, बस यहाँ पे 14x कर दिया। अब 14 दूनी 28 यहाँ हो जाएगा। अब घटाइए, घटाएंगे तो 7 बचेगा ना, 7x। अब x बराबर कितना होगा, 7/7, कट गया तो x का मान 1 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में रख दो x का मान। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, -7x प्लस 2y बराबर 1, तो -7 गुने 1 प्लस 2y बराबर 1। अब 2y बराबर 1 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा +7 हो जाएगा नहीं, तो 2y बराबर जोड़ेंगे तो 8, y बराबर 8/2, y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, संख्या में पूछा गया, क्या पूछा गया, संख्या। तो बाबू संख्या क्या माने थे, 10y प्लस 10 गुने y का मान कितना है जी, y का मान 4 और x का मान 1। 10 चको 40 प्लस 1 जोड़ दिए तो 41 हो गया, है ना। हो गया, किसी की दिक्कत है यहाँ पे, बताए समझ में। तो अंतर वाले में थोड़ा कभी कभी आपको दिक्कत हो सकता है कि पहला वाला स्टेप पे केस 1 में नहीं आया तो केस 2 अप्लाई कर देना है। खाली बस यहाँ x माइनस वाई की जगह y माइनस x कर दी, आ गया आंसर। तो ये था 2, 8 के 2। अब 8 के 3 की बात करते हैं। आठ के 3 भी देखो कोई खास हार्ड प्रश्न नहीं है। 8 के 3 अनुपात पे आधारित है। दो अंक वाली संख्या बोला तुरंत लिखना है। माना कि इकाई अंक x दहाई अंक बराबर y है ना।
तो संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, है ना, 10y प्लस एक्स, ये संख्या हो गया। अब प्रश्न से आने की बात है यहाँ पे। चलो बाबू, तो देखो प्रश्न से कह रहा है, तो कह रहा है 2 अंकों वाली कोई संख्या, अंकों के योग का अनुपात अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है। यदि अंकों का अंतर 1 है तो संख्या निकालना है। कोई खास हार्ड प्रश्न नहीं है। 2 अंकों वाली कोई संख्या मतलब 10y प्लस एक्स, 2 अंकों वाली कोई संख्या अंकों के योग के अनुपात, अंकों के योग, तो अंकों का योग क्या कर दे, एक्स प्लस वाई के अनुपात का मतलब बटा हो गया। फिर बोला अनुपात अंकों के क्रम पलटने पर, तो अंकों के क्रम पलटेंगे तो कितना होगा 10x प्लस वाई पर प्राप्त संख्या अंकों के योग के अनुपात से, अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है। एक क्या है, अधिक है, तो इसमें अगर घटा देंगे तो बराबर 1 कर देंगे, या इसको हम इधर लिखते बराबर की साइड रखते हैं ना बाबू, यहाँ पर प्लस करते हैं हम, यहाँ पे एक अधिक है, देखिए ऐसे करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बराबर की साइड इसको पूरा लेकर चलाएं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ माइनस लग दिया, बराबर रह गया, खाली एक ही उठा के इधर लेकर चलाएं हम। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, तो हम एलसीएम ले लेंगे x प्लस वाई, है ना, तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई, और बराबर में 1। 10y में से y चल गया तो 9y, ये घट गया तो माइनस 9x, अब बटा x प्लस वाई, अब बराबर में कितना 1। 9 यदि हम कॉमन ले लें या नहीं लेते हैं, तीसरा तिरछी गुना कर देंगे तो 9y माइनस 9x बराबर x प्लस वाई, इधर चलाएगा तो 9y माइनस 9x माइनस x माइनस वाई बराबर में 0। अब देखिए x और x तो माइनस 10x, ये घटेगा तो प्लस 8y, अब बराबर में 0, समीकरण फर्स्ट। फिर अगला बोला यदि अंकों का अंतर 1 है, तो भाई अंकों के अंतर 1 है तो x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, समीकरण सेकेंड। और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या कीजिए, हल कर लीजिए, आंसर आ गया। अब यहाँ से खाली हम लिख देते हैं कि सर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट है माइनस 10x प्लस 8y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। x माइनस वाई बराबर समीकरण सेकेंड। अब बताइए क्या यहाँ से आप x और y के मान निकाल लोगे? जब x और y का मान निकल जाएगा तो हम लोग कहाँ पे रख देंगे, संख्या में रख देंगे, क्योंकि हमसे संख्या पूछा गया और यहाँ x y का मान क्या करना है, आपको रख देना है। ठीक है, x y का मान वहाँ पे रख देना है, इससे आपका आंसर आसानी से चलाएगा। तो बताइए यहाँ से हल कर लेंगे, सब हल हो जाएगा ना। कोई भी विधि से आपको 5 विधि हल करना आता है, जरूरी नहीं कि हम जो विधि से हल कर रहा है आपको उसी विधि से हल करना है, नहीं, आपको जो विधि इजी लग रहा है वो विधि से हल कर देना। आपके पास समीकरण बनाने का लगभग 5 विधि पता होता है। नेक्स्ट वाले प्रश्न कह रहा है, ठीक है, अगला प्रश्न उम्र पे आधारित प्रश्न है। उम्र पे आधारित प्रश्न है बाबू, देखो पाँच वर्ष पहले पिता की आयु, तुरंत मानना होगा, मानना कि पिता के वर्तमान आयु, वर्तमान जब भी मानेंगे तो आप वर्तमान आयु ही मानेंगे, 1 वर्ष। क्या मान लिए, पिता की वर्तमान आयु
x वर्ष पुत्र की आयु की, तो मतलब बेटा भी है इसका है एक, पुत्र का वर्तमान आयु कितना मान लिया जाएगा, y वर्ष। अगर पिता x वर्ष के है तो पुत्र उसका y वर्ष का है। अब प्रश्न से चलना है, तो प्रश्न से चलता है पिता और उम्र वाला में क्या करना है, x लिख दो और बराबर में y लिख दो, आसानी से बनाने के लिए x और y लिख दो। अब पढ़ो, 5 वर्ष पहले का मतलब 5 साल दोनों में घटा देना है वर्तमान आयु में, है ना। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, पुत्र की आयु की, पुत्र का आयु न है, पुत्र के आयु की के मतलब गुना, पुत्र के आयु की कितना गुनी है, 7 गुनी है। हो गया। चलिए अब इसको हल करते हैं। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 5 35, इधर चलाएगा बाबू, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35, ये उधर चल जाएगा तो प्लस 5। अब x माइनस 7y बराबर माइनस कितना आ गया, 30, समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न में फिर पढ़िए, वहाँ ऊपर से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैसे ही कहा तो क्या किया जाए, 5 साल दोनों में जोड़ देंगे ना, हम पहले तो लिख देते हैं। अब 5 साल दोनों में क्या किए, जोड़ दिए। बर्तन 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद मतलब पुत्र जो है, पिता जो है पुत्र से कितना गुना हो जाएगा, कई साल बाद 3 गुनी हो जाएगा, तो 3 से गुना कर दिए, 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए, तो मतलब पिता की वर्तमान आयु x है तो x का मान निकाल देंगे। अब पुत्र की वर्तमान आयु y है तो y का मान निकाल देंगे हम। अब गुना करेंगे बाबू, तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, इधर चलाएगा तो x माइनस 3y बराबर 15, ये उधर चल गया तो माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया तो 10, और समीकरण सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर तो देखो समीकरण फर्स्ट कौन है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण फर्स्ट। x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण सेकेंड। देखो यहाँ पे कट रहा है, कौन कट रहा है, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये जुटेगा तो माइनस 4y, और ये देखिए माइनस माइनस जुटेगा, ची माइनस 1 रहेगा, 40 हो गया, है ना। यहाँ प्लस है, माइनस से घटेगा तो माइनस 4y बच जाएगा। अब y का मान निकालोगे तो माइनस 40 बटा माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 40 का ही मर्तबे 10 मर्तबे, तो सर y का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब y का मान के मतलब हमें पुत्र की आयु निकल गई ना, पुत्र की आयु कितना साल हो गया, 10 साल। अब निकालना है, समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 10 रखने पर, तो भाई समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस 7y बराबर माइनस 3। अब देखिए x माइनस 7 और गुने 10 बराबर माइनस 30, x बराबर 10 सत्ते 70 बराबर माइनस 30, उधर चल गया तो x बराबर माइनस 30, उधर चल गया तो प्लस 70, घटेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 40 आ गया। तो हमसे क्या पूछा गया था जी, पुत्र की आयु और पिता की आयु। तो पुत्र के हम लोग x माने थे, पुत्र की वर्तमान आयु के क्या माने, x माने ना, नहीं y माने, y, तो पुत्र की आयु कितना हो गया, 10 साल, और पिता की आयु 40 साल। अब प्रश्न से भी पढ़िए, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, मतलब 5 साल पहले कर दीजिएगा तो इसके कितना हो जाएगा, 7 गुनी हो जाएगा। 5 साल बाद जो है कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो माना कि पिता का वर्तमान आयु कितना वर्ष? 1 वर्ष। उसी प्रकार पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष। कहा गया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। कहने के मतलब है पिता और पुत्र के वायु का अनुपात 3:1 है, तो लिख दिया 3:1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो प्रश्न से, गुना करेंगे तो x बराबर 3y, इधर चल गया तो x माइनस 3y अब बराबर में 0। समीकरण फर्स्ट। फिर प्रश्न से पढ़ना है 14 वर्ष बाद का अनुपात, मतलब पिता और पुत्र के 14 साल बाद, तो 14 साल एरो में जोड़ दीजिए और 14 साल एरो में जोड़ दीजिए, का अनुपात कितना हो गया? 2:1 हो गया। तो वर्तमान आयु दोनों के पता करना है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x + 14 बराबर y + 14। इधर आ जाएगा x - y बराबर 14, उधर चल गया तो -14 हो जाएगा। अब x - y बराबर कितना? 0। समीकरण देखो यहाँ तो और गुणन होना चाहिए जी, यहाँ गुना है 2 से, नहीं तो 2y 14 दूनी 28 हो जाएगा। दो y + 14 दूनी 28, इधर आ जाएगा तो x - 2y बराबर 28, तो चल गया तो -14। x - 2y बराबर 14। समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा है x - 3y बराबर 0। समीकरण ये फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकंड x - 2y बराबर 14। देखो बराबर है इसलिए हम बराबर नहीं करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस करके काट देंगे, चीज बदल के, ये कट गया, ये घटेगा तो y बराबर -14, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया? y था पुत्र, पुत्र की वर्तमान आयु कितना पता लग गया? 14 साल। अब समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 14 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू? x - 3y बराबर, अब बताइए x की जगह पे कितना रख दिया जाए? y की जगह पे 14, तो 14 तिया 42 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया? 42। तो अब पूछा किया हमसे पिता की आयु, तो पिता को क्या माना गया? x, तो x का कितना आ गया आंसर? 42। और पुत्र के पूछा तो पुत्र को y माने वर्तमान, तो कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार पिता और पुत्र की उम्र हम लोग निकालना सीखते हैं। अगला प्रश्न है ये 9 के 3 है ये। ठीक है, कह रहा है पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 है, तो हमें मानना होगा कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है ना, हमको तो यही सबसे पहले मानना रहता है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो हम मान लिए पिता और पुत्र की सबकी वर्तमान आयु। देखिए यहाँ पता लग गया, प्रश्न से क्या कह रहा है? पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 है, मतलब पिता और पुत्र का अगर उम्र को जोड़ दिया जाए तो कितना साल होता है? समीकरण फर्स्ट। और पुत्र की उम्र की दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है। तो अब क्या करो, दोनों तरफ मान लो, क्या बोला कि पुत्र की उम्र का दुगना, तो 2 गुना कर दिए। फिर क्या बोला? पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, तो 10 साल क्या कर दिए? अधिक कर दिए। इसको इधर लेके चल आए, x - 2y बराबर
10 समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर दो। यहाँ लिखना है समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 80, समीकरण सेकंड है x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ देखिए जो कट रहा है उसको पहले काट देना है। ये देखिए माइनस प्लस माइनस करने पर ये कट गया, ये जुटेगा तो हो जाएगा 3y और ये जुटेगा ये घटेगा तो 70 है ना। ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 70, तो पूरा पूरी तो कटता नहीं है। अच्छा, पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, पिता की उम्र से 10 साल अधिक है तो ये माइनस होगा ना। पुत्र में ये 10 साल यहाँ प्लस इधर होगा तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं, हम यहाँ माइनस लिख देते हैं। अब ये माइनस में बचेगा, यहाँ माइनस में था तो ये प्लस में हो जाता। अब जुड़ता था कितना होता 90, तो y बराबर 90/3, तो y बराबर कितना हो गया 30। देखो तो पुत्र का उम्र 30 साल है किताब में, देख लो। समीकरण फर्स्ट में तो x प्लस वाई बराबर 80, तो x प्लस यहाँ जोड़ेंगे तो y की जगह पे 30 बराबर 80, उधर चल जाएगा तो 80 माइनस 30, तो x का मान हो जाएगा 50। पिता को माने थे क्या माने थे x माने तो x हो गया 50, और पुत्र को क्या माने थे y, तो y आ गया 30। दोनों का उम्र पता लग गया, हो गया कंप्लीट। अब 2 प्रश्न और है। यहाँ बोला राम के पिता की आयु राम की उम्र की 4 गुनी, एकदम उसी टाइप के बनाओ, लेकिन पिता के जगह पे क्या पता लगेगा राम, पुत्र के जगह पे राम। तो यहाँ सबसे पहले सोल्व लिखें, माना कि पिता की वर्तमान आयु क्या मान ले 100 वर्ष है ना, और राम की वर्तमान आयु, राम मतलब उसका बेटा है, राम की वर्तमान आयु कितना मान ले y वर्ष। प्रश्न से आइए, प्रश्न से आ जाना है, कह रहा है राम की पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। राम की पिता की आयु राम की आयु के कितना गुनी 4 गुनी, तो 4y से गुना कर दी। अब देखो x माइनस 4y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न फिर से पढ़ना है, प्रश्न को कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले मतलब दोनों में 5 साल क्या करना है घटा देना है। तो 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। कितना गुनी 9 गुनी थी। तो चलिए अब x माइनस 5 बराबर 9y माइनस 9 पचे 45। अब यहाँ हम गुना करेंगे तो आ जाएगा उधर से कितना माइनस 9y बराबर माइनस 45, उधर चल गया तो प्लस 5, x माइनस 9y बराबर ये घट गया तो कितना हो गया माइनस 40 हो गया, समीकरण सेकंड। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट क्या कह रहा है x माइनस 4y बराबर 0, समीकरण सेकंड है x माइनस 9y बराबर माइनस 40, समीकरण सेकंड है। आसानी से ये
चिन्ह बदलने पर कट जाता है। ये जुटेगा तो कितना आ जाएगा 5 y बराबर प्लस 40 बच गया। अब y बराबर 40/5 8 पचे 40, तो y का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब हमें एक समीकरण फर्स्ट में y बराबर 8 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस 4y बराबर 0। x की जगह पे 8 रखे 8 माइनस 4y बराबर 0, तो माइनस 4y बराबर उधर गया तो माइनस 8। x माइनस 4 गुने 8 बराबर 0, 8 चौको 32 बराबर 0 उधर चल गया तो x बराबर प्लस 32। अब हमसे क्या बोला गया था कि पिता की आयु, तो पिता को क्या माना गया था x माना गया, तो x हो गया 32 साल, और राम को माने y, तो y आ गया 8 साल। और बोला कि राम से पिता की उम्र जो है 4 गुनी है, तो 8 चौको 32 4 गुनी अधिक भी है। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न देखिए। ये कह रहा है कि 10 विद्यार्थी में आ गया लड़का और लड़की दोनों। कह रहा है 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो लड़की की संख्या, तो यहां लिखना होगा माना कि लड़की की संख्या है ना, लड़की की संख्या को हम x मान लेते हैं और लड़का को संख्या को y मान लेते हैं। अब क्या कहा गया, 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, मतलब लड़का और लड़की के हम अगर जोड़ दे तो कितना होता है 10 होता है, मतलब x प्लस y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट। इनमें लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से लड़की की संख्या 4 अधिक है, तो 4 जोड़ दिए हैं। इधर आ गया एक मिनट, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इधर आ गया तो x माइनस y बराबर 4 बच गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, ये तो एकदम इजी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है x प्लस y बराबर 10, और समीकरण सेकेंड x माइनस y बराबर 4। ये सीधा कट गया तो 2x जुटेगा तो 14, 7 दूनी 14, x का मान 2। अब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 2 प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 2, y बराबर हो गया 8। तो अब क्या है, लड़का के संख्या लड़की की संख्या के समान लड़की की संख्या 2, लड़का की संख्या 8 हो गई। दोनों के जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 तक था। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है उम्र पे आधारित पूछा गया। ठीक है, ज़्यादातर आप जो प्रश्न देख रहे हैं उम्र पे आधारित प्रश्न है। सबसे पहले आपको संख्या पे आधारित प्रश्न दिया गया, उम्र पे आधारित प्रश्न दिया गया। कोई खास अब हार्ड प्रश्न नहीं था, लेकिन शब्द का अगर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और बताते हैं एक प्रश्न को घरे 5 बार बनाइए तो विश्वास के साथ करें एक भी एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, सही बोल रहे हैं, एक भी नहीं बनेगा। किसका आंसर गलत है? उल्टा हो गया, लड़की की जगह लड़का लिखा गया होगा। ठीक है, मान लेना है लड़की को y, लड़की के x मान लेना, बस आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? 5 बार ये खास करके कोई चैप्टर बनाओ चाहे मत बनाओ, ये जो शब्द पे आधारित प्रश्न आ रहा है इसको 8 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, तबे कोई उपाय है, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं। जितना ज़्यादा बना दो एक प्रश्न को, यानी सोच लेंगे कि एक बार एग्जाम में यहाँ लिख लेते हैं क्लास में और फिर घर जाके हम नहीं देखें और ये प्रश्न को एग्जाम में बना ले, तो छोड़ ही दीजिए इसको आशा।
ठीक है, क्योंकि नहीं विश्वास से बाबू तो अदर जगह पढ़ावल नहीं जाता है। कितना टीचर के नहीं समझ में आता है, स्टूडेंट के कितना समझ में आएगा। सबसे पहला बात है ये बहुत सारा नहीं चैप्टर में छोड़ के भाग जाता है। नहीं तो जो पीछे पढ़ता है ना अदर कोचिंग में जाकर पता कीजिए गुला थोड़ा तो पढ़ लिया, वो पहुँच जाएगा एपी और अस्टीला चैप्टर मांग करो 2C कोई नहीं पढ़ाता है जल्दी, 2C छोड़ के चल जाता है सभी, जानता है कि स्टूडेंट के समझ ही में नहीं आएगा। हम तो सीरियल वाइज अपलोड करने के चलते हम ना पढ़ा दे रहे हैं। जैसे मान लें हमको भी लगता है किसी ऑफलाइन में खाली पढ़ाना है, बुतरुक समझ में आता है ये नहीं, तो हम लोग भी 2-4-5 ग्राम मैथ बताते छोड़ देते, लेकिन हमको सीरियल वाइज वीडियो अपलोड होता है, इसलिए एक मैथ हम बता देते हैं। ठीक है, इसको समझ में आएगा तो भी ठीक, नहीं समझ में आएगा तो भी ठीक है उसको, ठीक है, लेकिन घर में जो प्रयास करेगा समझ ही जाएगा वो। तो घर में आपको प्रयास करना है, जब तक आप नहीं प्रयास करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और टाइम दीजिए पढ़ाई लिखाई पे, नहीं दीजिएगा नंबर अच्छा नहीं आएगा। आपको नंबर अच्छा लाना है तो टाइम देना होगा पढ़ाई के ऊपर, समझ गया। क्योंकि अभी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में आपको मेहनत करने से आप कतराएंगे बार बार। मेहनत अभी से करना स्टार्ट करो। ठीक है, गर्मी ठंडा बरसात, अब गर्मी आया तो गर्मी लग रहा है, ठंडा है तो सर ठंडे लग रहा है, बरसात आया तो पानी पड़ रहा है, तो आप पढ़िएगा कहना। ठीक है, अब ठंडा आ रहा है, अब इस गर्मी खत्म होगा, अभी तो गर्मी लगेगा, पूरा पसीना चू रहा है तो गर्मी लगभग लग रहा है, चलो ठंडा में पढ़ लेंगे, बढ़िया चैप्टर कैप्चर कर लेंगे, फिर ठंडे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, फिर बरसात आएगा तो बरसातें पानी पड़ रहा है, तो बहाना बहुत हो जाएगा। बहाना नहीं बनाना है, गर्मी है गर्मियों में पढ़ना है, बरसात है बरसात में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा ना लोग अभी जो खेत में काम कर रहे हैं आपके माता पिता, तो सोचो कि दिन दिन भर धूप में काटना गेहूँ। ठीक है, गेहूं का भी समय जो चल रहा है कटनी, दिन दिन भर लोग काट रहे हैं। सोचो कि तुम यहाँ पंखा में बैठल है, रूम के अंदर पंखा में बैठल है, जो तुमको इतना गर्मी लग रहा है, जो धूप में होगा उसको कितना गर्मी लग रहा होगा, सोच सकते हैं। जो धूप में होगा बीच एकदम, ठीक है, ऊपर सभी का देख रहे हैं कि मौसम कितना तेज है, लू चल रहा है अलग से, और प्लस ऊपर से तेज रोशनी है सूर्य का, तेज धूप है, तो उसमें किस प्रकार से अपना वो जिंदगी व्यतीत कर रहा होगा। तो अगर हम अपना माता पिता के 0.5% भी मेहनत, 1% नहीं 0.5 मतलब 1% की भी आधा भी अगर मेहनत हम लोग कर लेंगे तो ज़रूर अच्छा नंबर आएगा और आपका सपना भी साकार होते रहेगा। क्योंकि देखो, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, मैथ हमको पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, टीचर के काम है सिर्फ समझाना। ठीक है, और आपके पास शिक्षा तभी रहता है, शिक्षा कहता है कि प्रतिदिन आप आइए और नया चीज़ सीखिए। प्रतिदिन क्लास में एंट्री लीजिए और एकदम ध्यान रखिए कि एवरीडे पहला रूल रखिए कि आज हमको क्लास से कुछ न कुछ सीख के जाना है। ठीक है, अगर हम कुछ न कुछ सीख करके क्लास से हम जाते हैं, दूसरा नंबर पर है जो सीख लिए उसे रिवीजन करना है। रिवीजन करना है। जो चीज़ हम सीख लिए उसे बार बार घर में जा कर के हम रिवीजन करेंगे, घर पर जा कर के रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आज हम क्लास आए तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ सीखिए के जाएंगे, और हमेशा सीख के जाएंगे तो नया चीज़ सीख कर जाएंगे, पुराना चीज़ नहीं। क्योंकि प्रतिदिन नया सीखने का जुनून रखना है, प्रतिदिन नया सीखना है, और प्रतिदिन घर पे रिवीजन करना। जो चीज़ सीखे उसी का रिवीजन करना, अदर चीज़ का नहीं। जो सीखे उसी का रिवीजन करें। जब रिवीजन हो जाए तब उसे संरक्षित करें। संरक्षित करना है। संरक्षित करने के मतलब उसे बचाना है। बचाने के लिए क्या करना, फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा कभी कभी। जब ये बच जाए तब इसे दूसरे को बंटवारा करना है, समझाना है, तब शिक्षा रह पाता है। शिक्षा का पहला रूल है कि आपके पास तभी रहेगा जब हम सीखें, संरक्षित करें और दूसरे तक पहुंचाएं, तब आपके पास रहेगा, अन्यथा ये कभी भी नहीं रह सकता है। ये अचल संपत्ति नहीं है। ठीक है, ये पिता दादा और पूर्वज के दिया हुआ संपत्ति शिक्षा नहीं होता है। शिक्षा अपना संपत्ति है और इसे बचाना भी आपको है और बढ़ाना भी आपको है। ना तो आपके पिता पे निर्भर करता है, न दादा पर निर्भर करता है, ना आपके आने वाले संतान पे निर्भर करता है। जब तक आप शिक्षा से जुड़े हैं तब तक आपको हर चीज़ समझ में आएगा। जब तक आप दूसरों के सिखा रहे हैं तब तक आपको समझ में आएगा। जिस दिन बंद कर देंगे आपको समझ में आना भी बंद हो जाएगा।
ठीक है। ये नहीं जैसे मान लीजिए हम लोग के 10 कट्ठा पहले से ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है तो हमारा भी 10 बीघा रह जाएगा। ये चीज़ यहाँ शिक्षा में नहीं है। जब तक हम उसको ग्रहण कर रहे हैं तब तक वो ग्रहण होगा, जब तक उसको हम मथन कर रहे हैं तब तक आपको समझ में आएगा। जिस दिन मथन करना बंद कर देंगे, जिस दिन ग्रहण करना बंद कर देंगे, उस दिन आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। तो खास करके पढ़ाई जो है रिवीजन का चीज़ होता है, और 10वां आपके लिए बॉर्डर लेवल्स का चीज़ होता है। तो बार बार कहते हैं कम से कम मेहनत घर में करो, ठीक है। ज़िंदगी भर खेलना है, बढ़िया से पढ़ लिख लोगे, बढ़िया जगह पे चल जाएगा, माता पिता के नाम भी रोशन होगा, तो ज़िंदगी भर हम लोग खेलते रहेंगे। खेलना तो ज़िंदगी भर है, लेकिन पढ़ाई जो होता है ना वो ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। अब मान लीजिए 40-50 साल की उम्र में हम पढ़ना शुरू करेंगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। पढ़ना तो आसान चीज़ है, आदमी 60 साल की उम्र में भी सक्सेस होता है, लेकिन जुनून चाहिए। जब आपको अभी जुनून नहीं तो क्या अथी है कि आपको 40 साल के बाद जुनून आ जाएगा। जिस समय उम्र होता है कुछ सीखने का और उस समय हम समय को गंवा दे तो क्या गारंटी का मूल समय नहीं गंवाएंगे। सीखने का उम्र कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी भर सीख सकते हैं आप, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि हम जब पहले ही गंवा दें तो अगला के क्या भरोसा करें। तो इसलिए एज को न गंवाने हैं और न ही तो इस समय को एकदम बेफुजिल होने जाने देना है। कुछ ना कुछ उसको उपयोग कर लेना है। जब पढ़ाई लिखाई से फुर्सत मिले, खेल से भी सीख कुछ ले लेना है, उससे फुर्सत मिले घर के भी काम कर लेना है। हर चीज़ में आगे रहिए दुनिया का, ये नहीं पढ़ाई में आगे रहो, सब चीज़ में आगे रहो। टैलेंटेड हर विभाग के आपके पास होना चाहिए। आपका मंजिल कहाँ लेकर जाएगा, कैसे लेकर जाएगा, ये कुछ नहीं किसी को कहा जा सकता है। बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करना चाहते हो। तो पहला है काम कि आपको प्रतिदिन सीखना है, और सीख आप तभी सकते हैं जब आप शांतिपूर्वक समझेंगे, ठीक है। और कोई सिखा रहा है, टीचर स्टूडेंट टीचर पे निर्भर नहीं करता है, क्लास टीचर पे निर्भर नहीं करता है, क्लास स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि सीखने वाला कितना ज़बरदस्त है। जितना ज़बरदस्त सीखने वाला होगा ना, सिखाने वाला उतना ही ज़बरदस्त तरीक़ा से सिखाएगा। अब मान लीजिए कि उसको समझा रहे हैं कि बाबू 2 जोड़ 2 या 2 गुने 2 4 हो रहा है, और वो अपने में बतिया रहा है। अब उसको हम सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बतिया रहा है, वो बात को ध्यान नहीं दिया और यही प्रश्न आ गया 2 गुने 2, तो समझ ही में नहीं आया था, वो कोचिंग पढ़ा दिए थे, ऐसे था ही फालतू। तो ये तभी होगा जब अपने में आप समय बर्बाद कर लोगे। स्टार्टिंग में टीचर से काम है सिर्फ समझाना, बोर्ड पे समझा दिए। अदर जगह तो ये होता है कि आपको रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमको पास इसलिए मौका मिलता है क्योंकि हम 6 घंटा 5 घंटा रविवार को फिर पढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। लेकिन अदर जगह क्या है, 2 घंटा आपको पढ़ाया, 2 घंटा में सिलेबस कोई नहीं ख़त्म कर सकता। एक बार पार नहीं लगेगा, दोहराएगा कहाँ से आपको। एक बार ना मैथ के बुक पार लगेगा, ना साइंस के पार लगेगा, ना आर्ट्स के लगेगा, ना हिंदी, कोई सब्जेक्ट नहीं 2 घंटा में पार लगेगा। जब 6 घंटा में हमको एकदम हालत ख़राब हो जाता है, नहीं ख़त्म करने में पार लगता है, बहुत मुश्किल से ख़त्म करते हैं और रिवीजन कराते हैं 6 घंटा में, तो उसके तिगुना कम में कैसे कोई सिलेबस ख़त्म कर देगा। समझ रहे बात की। तो आपको मौका है कि आपको ख़त्म करके हम रिवीजन भी करा देते हैं। अगर आप उतना में भी बढ़िया नंबर नहीं लाएंगे, सक्सेस नहीं होंगे, तो फिर आप समझिए माता पिता ने नाम बर्बाद कर रहे हैं, अपन ज़िंदगी का सबसे अहम समय बर्बाद कर रहे हैं। ज़िंदगी का अहम समय होता है अभी का एज जो होता है, अभी जो कर लिया से कर लिया। आपकी उम्र के वो लड़कन बहुत कुछ कहले है, ठीक है। 10th आप ही लोग के 10th के लेवल के कोई बिहार में आगे आ जाता है, कोई जिला में आगे आता है, कोई प्रखंड में आगे आता है, कोई गांव में आगे आता है, कोई स्कूल टॉप करता है, और ओवरे में कितना 3rd, 2nd, फेल, 1st होते रहता है। तो फर्स्ट तो बहुत ही सारा रहता है, 2nd बहुत ही सारा रहता है। कुछ हट के करो तभी ज़िंदगी में आपको पहचान बनेगा। हमेशा हट के करो। भीड़ पे चलना ठीक है, लेकिन भीड़ से हट के काम कीजिए। भीड़ से हमेशा हट के काम कीजिए, और कोशिश कीजिए कि क्लास में कोई भी टीचर जब क्लास ले तो आपको बोलना कम है, समझना ज़्यादा है, ठीक है। पहला रूल याद रखिए कि सर हमें बोलना कम है और समझना बहुत ज़्यादा है। ये तेज स्टूडेंट का पहला थी लक्षण। आप कितना भी तू देख लो उठा के कि जितना स्टूडेंट पढ़ रहता है, जो तेज रहता है ना बहुत, वो बहुत कम बोलता है क्लास में। तो जितना हम तो आज 7-8 साल से यही देख रहे हैं कि वही स्टूडेंट टॉप करता है जो एकदम मादिल रहता है। मादिल का मतलब बोलता बहुत कम है, अदर जगह पे बहुत बोल देगा, लेकिन क्लास में वो नहीं बोलेगा। ना दोस्त यार से बतियाता है, ना उतना दोस्ती रखता है,
पता है कि हमारा अभी के दोस्ती के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, तो वो चीज़ उसके पास हो जाता है। सबसे पहले टॉपर के पास एक ही रूल होता है, वो क्या करता है, उसका चेहरा हमेशा देखना एकदम मादिल रहेगा। मादिल कहने मतलब उसको लगता है कि कुछ जानवे नहीं करता है, और वही स्टूडेंट आगे चल कर टॉप करता है। काहे कि क्लास के समय ना उसका दोस्ती है ना बात करने वाला है। आज यहीं से उठा के देख लो, 2014 से लेकर के जितना भी हमारे स्कूल से लड़कन सब टॉप किया, हम तो वही देखते आ रहे हैं कि जो क्लास में बड़ी कम बोलता था वही सबके ज़्यादा नंबर है, और ज़्यादा बोलने वाला के बहुत ही कम नंबर रखे। इसका रीजन क्या होता है, वो क्लास में बस बात करने समय बिता दिया और उसका ध्यान वहीं पर रहा। कोई बात भी कर रहा तो अगर बात केयर नहीं कर रहा है, अति कर दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है, भूल जा रहा है, बात कही फॉरगेट कर दिया उसका बात के, एकदम डिसलाइक कर रहा है उसका बात के, तो हमेशा दूसरे के बात के यहाँ के डिसलाइक करो। सिर्फ जो टीचर समझा रहे हैं उन्हीं को समझो, ठीक है। क्या कि क्लास में बात करना साल भर तो है ही है, साल भर में आप अच्छा बन जाओगे। साल भर जो मस्ती करता है ना, वो रिजल्ट उसको बता देता है। फिर जब रिजल्ट आता है ना तो कैसा फीलिंग होता है, महसूस होता है, वही सबको पता रहता है, समझ गए। तो अगर आप अभी से नहीं बतियाएंगे और उस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे जिस पे टॉपर काम करता है, टॉपर बनने का पहला जिंदगी में उतार लीजिए, एक दिन नहीं, प्रतिदिन आपको ही करना है कि क्लास में बहुत कम बात करना है, आवश्यकता पड़ने पर बात करना है। जब टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं तब बात करना है। जब टीचर समझाना शुरू कर दें, एक घून मत बात करो। नहीं समझ में आए बेहिचक पूछो कि सर यहाँ कैसे गुनाह हो गया, कैसे जुट गया, काहे जुट गया, काहे ये गुनाह हो रहा है, ये प्रश्न ये मतलब काहे हो रहा है, प्रूव करके बताइए। हर चीज़ हम एक एक करके खोट के पूछो, तब समझ में आएगा आपको। और जब तक आप एक एक बात को बढ़िया से नहीं पूछेंगे, नहीं समझेंगे, वो आगे भविष्य में आपका रुकावट बनेगा, बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा आपके लिए। तो पहाड़ को अभी से तोड़ने का समय है, और तोड़ तुम ही लोग सकते हो, और वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि कम बोलना है। टीचर से ना एकदम हमेशा पूछना है कि अगर नहीं समझ में आए 2 गुने 2 4 काहे हो रहा है, 6 काहे नहीं हुआ, इसको बताइए। ये हमारा गुना यहाँ पे नहीं समझ में आया, कोई ब्रैकेट में लिख दिया और गुना कर रहा है टीचर, कैसे सर ये गुना हो, कैसे आ रहा है, हमको समझाइए। ये चीज़ क्या पूछिए, बेहिचक पूछना है इस चीज़ को। जो स्टूडेंट इस चीज़ को पूछ लेगा तो 4-10 दिन बेइज्जती लगेगा, 1 महीना बेइज्जती लगेगा, साल भर बेइज्जती लगेगा, लेकिन बाद में अगर कभी गया भी पढ़े ले जाओगे जनरल कंपटीशन में, बाबू यही सिर्फ गुना भाग ज़्यादा तुमको नहीं क्लियर रहेगा, जिंदगी भर गया में झुकते रह जाएगा, लेकिन कहीं नौकरी नहीं लगे वाला। वही स्टूडेंट को लगता है जो कैलकुलेशन 10वां तक बहुत अच्छा से समझ के जाता है, वही जाकर के नौकरी भी लेगा, नहीं तो घूस के भरोसे ज़िंदगी भर बैठल रहना है। या तो फिर बॉम्बे जाइए, प्लेट खंगारिए, होटल में काम कीजिए, लेबर के काम कीजिए, जैसे जिस प्रकार से माता पिता आ रहे थे उन्हीं का रास्ता फिर भी चल दो। फिर पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं, अनपढ़ माता पिता भी थे, जो काम माता पिता कर रहे हैं वो काम हम भी कर रहे हैं, फिर फ़र्क क्या होगा। हम पढ़ लिख इसलिए रहे हैं कि हमारे घर के रीति रिवाज सुधर जाए, हमारे बोलने की शैली सुधर जाए, हमारी बातचीत करने का शैली सुधर जाए, हमें चलने की शैली सुधर जाए। मतलब हम अपने भविष्य को देख करके पढ़ते हैं हम लोग कि हमारा भविष्य अच्छा हो। जो बीत गया तो बीत गया, लेकिन जो आने वाला समय है वो अच्छा हो, हम लोग इसीलिए मन से पढ़ते हैं। और जो लगन और धैर्य से पढ़ता है ना, वो किसी भी मंजिल को पार कर सकता है। तो आपको हमेशा लगन और मन के साथ पढ़ना है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। बाकी आप बात करने में टाइम बिताएंगे, टीचर के क्या जाएगा, साल भर तू रहोगे, अगला साल मेरा फिर नया स्टूडेंट आ जाएगा। टीचर के कुछ होता है, हमको यहीं रहना है, मंजिल पाना आपको है, हमारा काम है उस मंजिल को रास्ता दिखाना। जो दर्द सहा वो पार करेगा, जो नहीं सहा वहीं पर रुकेगा, वहीं पर स्टॉप कर जाएगा वो। आज मान लीजिए एक बार रिजल्ट ख़राब हो गया, भाई हमारे लिए तो 1 साल रिजल्ट ख़राब हुआ, आपका ज़िंदगी ख़राब हो गया। आप नहीं पढ़ें, आपको नहीं समझ में आएगा बार बार, इसलिए समझाते हैं कम से कम रेगुलर के साथ साथ मन से पढ़ो। क्लास में कोई टीचर जिस प्रकार पढ़ावे आ रहा है चाहे नहीं पढ़ा रहा है, चाहे किसी स्कूल में पढ़ो, लेकिन टीचर के बात बड़ी गौर से समझो, क्योंकि समझा रहा है तो कुछ ना कुछ तो समझा ही रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको सिखा ही रहा होगा। तो उस टाइप पे आप काम कीजिए, तब आप जा कर के सक्सेस हो पाएंगे। सक्सेस का मूल मंत्र ये होता है, अगर उस टाइप पे काम नहीं करेंगे आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हम लोग की क्या लगेगा, भाई आ रहा है स्टूडेंट, इन साल नहीं हुआ, अगला साल आएगा स्टूडेंट अच्छा, अगला साल नहीं उसके बाद अच्छा आएगा। हम लोग के साल तो सब दिन 10वां आप हमारे साथ थोड़ी ना रहेंगे, फिर अगला साल दूसरा 10वां आएगा, प्रत्येक साल हमन के 10वां चेंज होते रहेगा, प्रत्येक साल नया नया स्टूडेंट आएगा। हमारे लिए तो हर साल वही पढ़ाना है, लेकिन आपको 10वां एक ही बार पढ़ना है। तो मेहनत टीचर से आपको दुगना करना है, दुगना तिगुना करने की जरूरत पड़े करिए,
क्योंकि आप माता पिता और गांव घर के मान मर्यादा को आप बचा सकते हैं, माता पिता के सपने को साकार कर सकते हैं। क्योंकि पता है बहुत मेहनत से गांव देहात के खास करके जो गरीब वर्ग के होते हैं माता पिता, उनको बहुत सपना रहता है बेटा बेटी पढ़ावे के, कि बेटा बेटी पढ़ जाए ना, नौकरी उकरी ले ले, उसका शहर इतना ऊंचा रहे गांव में, तब कह नहीं सकते। तो हर माता पिता का यही सपना होता है कि ना हमार बेटी सबसे तेज रहे, हमार बेटा सबसे तेज रहे, हर माता पिता यही सोचता है। तो अंदरूनी कभी पूछो जा करके माता पिता से, या कभी समझो या पूछो कभी माँ से जा करके, पिता से पूछो कि क्या चाहती है या क्या चाहते हैं पिता आपके। उनका एक ही सपना है कि हम बेटा बेटी को पढ़े ले भेज रहे हैं तो नौकरी लग जाता, तो जो हम दुख सह रहे हैं वो दुख से थोड़ा बाहर निकल जाते। नौकरी नहीं भी लगेगा तो बेटा बेटी अगर तेज रहेगा पढ़े में तो बिजनेस करके भी पैसा अच्छा कमा लेगा, कुछ ना कुछ करके अच्छा पैसा कमाएगा, जिससे हमारा भविष्य सुधर जाएगा। हर माता पिता के यही सपना होता है बेटा बेटी पढ़ाने का। और दूसरा सबसे बड़ा होता है कि हमारा बेटा बेटी पढ़ ले तो कोई शिकायत नहीं करे कि अरे आपका बेटा तो नशबाज है, ये करता है, वो करता है, लफूगिरी करता है। ये शिकायत माता पिता कभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि हम पढ़ लिख लें तो हमारा पूछे एकदम तो गर्व कि आपका बेटा है बहुत तेज है। ऐसा उनको अगर सुनने को मिलेगा कभी ज़िंदगी में, तो पता है जितना आपके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है ना, धूप में रह करके 24 घंटा 12 घंटा, यहाँ पे 90% ऐसे गार्जियन होंगे ना जो बाहर में काम करते हैं। ठीक है, जो तुम लोग पढ़ रहे हो शायद ही 10% के घर पे ही पिता रहते होंगे, 10%, लेकिन 90% लोग के जो पिता हैं मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, अलग अलग शहर में रहते हैं। 12 घंटा ड्यूटी करना होता है। और जिनके पापा कलकत्ता में रहते हैं उनको तो पूछे मत करो, क्योंकि कलकत्ता में कभी कभी जाते हैं तो स्थिति देखते हैं, इतना दर्दनाक स्थिति होता है कि लोग फूट पे सोते हैं, फूट पे। खाना बनाने के लिए पता है मात्र हम जितना में हम घूर रहे हैं ना, इतना में जितना हम घूमने के लिए भी बनाए हुए हैं, उतना में 8-10 आदमी रहता है बाबू। खाली कहाँ रहेगा? गैस, बर्तन और एक को सबके बैग। ठीक है, ओरे में खाना बनेगा, छोटा एकदम, इतना स्पेस रखो, इतना स्पेस में। हम तो बहुत सारे गए थे, इधर के ही आदमी सब मिले थे आसपास के, तो सबके हम रूम पर लगभग गए, तो इतना बड़ा से ज़्यादा किसी का रूम नहीं मिला, इतना मात्र हम छोटा देखो। और इतना में 8-10 आदमी 12 आदमी रहता है, जितना में अगर सब रूम में चल जाए तो खड़ा भी नहीं हो सकता है। उतना छोटा रूम में कलकत्ता में लोग रहते हैं। सिर्फ खाना वहाँ बनेगा, बर्तन रहेगा, चावल आटा कुछ नहीं रहेगा। चावल आटा सुबेरे आएगा, शाम के आएगा, दोपहर के आएगा। जखनी जखनी बनना है तो खनिया आएगा दुकान से, कह रखे के जगह नहीं है। दूसरा बात कि बैग और पैसा रखा था, ज़्यादा कपड़ा भी नहीं, 2 सीट कपड़ा और एगो काम करने वाला, बस। इससे ज़्यादा भी लोग नहीं रखते हैं। इस ज़िंदगी नहीं कि वहाँ की 10-10 सीट रख दें तो वहाँ जगह नहीं है। और फूट पे सोना, पानी रहे, बरसात होवे, कभी कभी तो बरसात में ये होता है कि हम फूट पे, मतलब आगे किसी घर के आगे करकेट दिया हुआ रहता है, करकेट के आगे सोते हैं। और कहीं बरसात हुए लगा बहुत भयानक और पानी चढ़ गया तो रात भर खड़ा भी रह जा पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा स्थिति आता है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग से जाकर जब मिलते हैं कलकत्ता में तो हमें पता चलता है। बोलते हैं मान लीजिए हम पूछते हैं कि गर्मी तो ठीक है, आप रह गई यहाँ पर ही, ठंडा है, और बेड उस सबको देखो क्या होता है, कार्टून उटून पे सो जाता है। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ बढ़िया से रजाई और कम्बल है, जो कार्टून होता है ना बिस्कुट वाला, उसको बिछाया, एगो चादर रखा, ओढ़े ओढ़ के सो जाना है, चाहे मच्छर काटे रात के, चाहे आप जे काटे, कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं होता है। दूसरा बात, बरसात आया तो आपको खड़ा रहने पड़ सकता है रात भर, काहे कि रूम में जगह है नहीं, और फुटपाथ पर जहाँ आप सोते हो सकता है वहाँ छाछी आ रहा है, पूरा उधर से पानी का झटास आ रहा है, तो आपको खड़ा भी रहने पड़ सकता है। सोचो इतना कठिन समस्या में आपके पापा रह करके भी और यहाँ तक पैसा देते हैं, अगर उस पैसा के हम बेनाहक कर देंगे, सोचो कि हम कितना बड़ा अपने माता पिता के ठेस पहुँचा रहे हैं ज़िंदगी में। अगर उसका 1% भी मेहनत करोगे तो वह दिन नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन फिर अगर नहीं सीखेंगे आपको भी वहीं जाना है, वहीं जाके अवश्य रहना, ज़िंदगी व्यतीत करना है। बाकी जगह तो आपको रूम मिल जाएगा, लेकिन कलकत्ता में रूम नहीं मिलता है। बाकी जगह आपको रूम मिल जाएगा, दिल्ली मुंबई में जो लोग रहते हैं वो अच्छा से रूम में रहते हैं, अच्छा से खाना पीना खाते हैं, उसको अथी नहीं है, लेकिन उनको भी मेहनत उतना ही करना होता है। 12 घंटा 11 घंटा मेहनत करना, 12 घंटा से कोई ड्यूटी कम नहीं करता है। 12 घंटा मतलब 6 से 6 काम करना, ये बहुत टफ होता है। काम करना भी टफ होता है, लेकिन काम करने के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है तो और अलग बात होता है। इसलिए कहते हैं कि माता पिता का पैसा बुढ़ाओ नहीं, पढ़े आ रहा है बढ़िया से सीख के जाओ,
आप बढ़िया से तेज रहोगे तो हमनियों के नाम रोशन होगा कि नहीं स्कूल से मेरा इतना लड़का आगे बढ़ रहा है। हम कहते हैं अथी नंबर पे भरोसा मत करो, रिजल्ट पे भरोसा रखो कि सर हम पढ़ने में अच्छा है, हम कभी भी कहूँ जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वैसा बनो, ये नहीं कि हम 500 नंबर लेके चलाएंगे, 400 नंबर लेके चलाएंगे, 300 नंबर पे कोई मायने नहीं रखता है। ज़िंदगी में सीखना बहुत बड़ा मायने रखता है। सर हम मैथ 10वां के सब बना लेते हैं, अगर भविष्य में कुछ नहीं भी हुआ तो कोचिंग खोल देंगे, तो घर में 2-4-10 सर के आते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम फैमिली के साथ भी रहेंगे आराम से और पढ़ा भी सकते हैं हम किसी को भविष्य में, ऐसा हो सकता है। तो आपके ऊपर निर्भर सब करता है कि आप कितना मेहनत करना चाह रहे हो। बात करना नहीं करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बात भी करिए, वो आपका समय जा रहा है। टीचर का कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहे हैं तो भी ठीक, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी ठीक। टीचर के क्या है, टीचर को एक बार समझाना है, समझा दिया।